नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है गरम दल। गरम दल हम जानते हैं कि किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 72 व्यक्तियों की एक विशिष्ट सभा आयोजित करके की जाती है। अर्थात सन 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई में होती है। तब से लेके सन 1905 ईस्वी तक हम ये देखते हैं कि इस पार्टी पर ऐसे लोगों का प्रभाव था जो कि ब्रिटिश प्रशासन से, ब्रिटिश नौकरशाही से उनका अपील करने में ज़्यादा विश्वास था, उन्हें याचिका देने में, उन्हें पत्र लिखने में। इस संदर्भ में इनका ज़्यादा विश्वास रहता था कि हम ब्रिटिश नौकरशाही को इन तरीकों से प्रभावित करके भारत के राजनीतिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में आवश्यक सुधार कर लेंगे। ऐसे लोगों को हम नरम दल कहते हैं या उदारवादी, जिनका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1885 से 1905 ईस्वी तक इन व्यक्तित्वों का इस पार्टी पर प्रभाव रहा था। तो बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये ऐसे लोग थे जो भारत में आवश्यक प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधार के लिए जो है ब्रिटिश नौकरशाही से ये अपील करते थे, उनसे ये मिलते थे, उनसे बातचीत करके यहाँ पर जो है किसी भी तरीके से छोटा मोटा भी सुधार करवाना चाहते थे। तो स्वाभाविक बात थी कि उनकी इस प्रकार की नीति से, नरम दल की इस प्रकार की नीति से भारतीय परिदृश्य में ऐसे बहुत लोग इस समय उभर कर आ गए थे जो नरम दल की इस नीति में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। उनका ये मानना था कि नरम दल जिस तरीके से पत्र लिखता है या छोटी मोटी सभा आयोजित करता है, अखबारों में लेख लिखता है या ब्रिटिश नौकरशाही से प्रतिनिधित्व मंडल के रूप में उनसे मिलकर भारत के प्रशासनिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में सुधार की बात करता है, इससे भारत को आवश्यक स्वशासन मिलने में सदियां लग जाएंगी। और वैसे भी ब्रिटिश प्रशासन इस संबंध में वो नरम दल को कुछ भी देने वाला नहीं था। उनकी तो नीति ही थी कि भारत की जनता को जो है अव्यवस्थित एवं अवर्गीकृत घोषित करके ब्रिटिश न्यायिकता को सदियों तक इस क्षेत्र में रहने दिया जाए। तो बताने का सिर्फ इतना मतलब है कि नरम दल की इस प्रकार की राजनीति की अनुनय विनय, प्रार्थना पत्र, प्रेस पत्र के माध्यम से जो है भारत में आवश्यक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार करवाने की कोशिश, इसकी इस नीति से भारत के जो इस समय जो है भारतीय क्षितिज पर ऐसे लोगों का उभरना शुरू हो गया था जो नरम दल की इस नीति में उनका कोई भी विश्वास नहीं था। वे जो है उनका ये मानना था कि जिस तरीके से नरम दल यह सब कार्रवाई कर रहा है, भारत को बहुत लंबा समय लग जाएगा कि उसे कुछ भी ब्रिटिश नौकरशाही से मिले। तो मैं यदि कुछ लोगों का नाम लेना चाहूँ जो कि नरम दल की इस नीति में उनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, ऐसे कुछ लोग थे जैसे बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, ब्रह्म बांधव उपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्त। ये ऐसे लोग थे जो कि नरम दलीय राजनीति में इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो मैं एक बार इनका नाम लिख दे रहा हूँ कि किस प्रकार बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, अश्विनी कुमार दत्त, भूपेंद्र नाथ दत्त और आपके ब्रह्म बांधव उपाध्याय और जीएस खरपड़े, ये ऐसे लोग थे जो कि नरम दलीय राजनीति में इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। तो मैं कुछ लोगों का यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, जैसे तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, फिर इसी तरीके से भूपेंद्र नाथ दत्त,
ब्रह्मबांधव उपाध्याय, ब्रह्मबांधव उपाध्याय उपाध्याय फिर आपके जो है अश्विनी कुमार दत्त, अश्विनी कुमार दत्त, जीएस खरपड़े, जीएस खरपड़े, ये उपाध्याय है। तो मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये ऐसे लोग थे जो कि नरम दली राजनीति में इनका बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। इनका मानना था कि जिस तरीके से नरम दल के लोग ब्रिटिश प्रशासन से अनुनय विनय उन्हें प्रार्थना पत्र लिखते हैं, उनसे मिलने चाहते हैं, उससे भारत को कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। अब प्रश्न उठता है कि ये लोग किस विचारधारा से प्रभावित थे। ये ऐसे लोग थे जिनका भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, प्राचीन हिंदू धर्म की गौरवमयी जो उस समय का जो वातावरण था उससे ये ऐसे लोग थे जो कि उन दिनों से प्राचीन हिंदू संस्कृति से ये काफ़ी प्रभावित थे। यदि मैं इन कुछ ऐसे व्यक्तित्वों का नाम लूँ जिनसे ये लोग प्रभावित थे, जैसे मैं उसमें नाम लूँ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय से ये गरम दल के लोग काफ़ी प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय वे उदार पुरातनपंथी थे। उनका मानना था कि प्राचीन हिंदू धर्म की जो भी अच्छी बातें थे उन्हें नए भारत के निर्माण में जरूर शामिल किया जाए। मतलब यह है कि नए भारत का निर्माण होगा, जो सपनों के भारत का निर्माण होगा, उसमें हम अपने हिंदू धर्म, अपनी हिंदू संस्कृति सभ्यता के आवश्यक तत्वों को हमें भुलाना नहीं है, उसे जरूर शामिल करना है। तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस विचारधारा से तिलक, लाला लाजपत राय, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, भूपेंद्र नाथ दत्त, ब्रह्मबांधव उपाध्याय, अश्विनी कुमार दत्त, जीएस खरपड़े ऐसे लोग थे जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की इस विचारधारा से प्रभावित थे। और इसी तरह से बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की दो कृतियां, एक बंग दर्शन और दूसरा आपका जो है आनंद मठ, जिसमें वे ऐसे चरित्रों का निर्माण करते हैं जो भारत की गुलामी को दूर करने के लिए, किसी भी अन्याय, उत्पीड़न, पराधीनता को अस्वीकार करने के लिए, उससे लड़ने के लिए अपने प्राणों की आहुति देना स्वीकार करता है। तो स्वाभाविक बात है इन सभी चीजों से गरम दल के ये लोग काफी प्रभावित थे। तो मैं यहाँ क्या लिखूं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विचारधारा से ही प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की विचारधारा से ये सभी लोग प्रभावित थे। इसी तरीके से स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। कहने का तात्पर्य ये था कि प्राचीन वैदिक युग में हमारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था जैसी थी, हम सपने के भारत में उसी प्रकार की वेद आधारित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करेंगे। कहने का मतलब ये है कि स्वामी दयानंद सरस्वती किसी भी पश्चिमी प्रभाव को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करते थे। अपने वेद आधारित सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था का निर्माण करना चाहते थे। उनके अनुसार प्राचीन वैदिक युग में किसी भी प्रकार का कोई छुआछूत नहीं था, कोई भी जाति प्रथा नहीं थी। जो चतुवर्ण व्यवस्था थी वह गुणों के आधार पर थी, अर्थात जो जैसा कर्म करता था उसे उस हिसाब से उक्त वर्ण में शामिल कर लिया जाता था। वर्तमान में हम देखते हैं कि चातुवर्ण व्यवस्था में शामिल होने का आधार जन्म है, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती का कहना था कि प्राचीन वैदिक काल में चातुवर्ण व्यवस्था में शामिल होने का आधार कर्म था, गुण था। और इसी तरीके से उस व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई बाल विवाह नहीं होता था और स्त्रियों का जो है विधवा उनका पुनर्विवाह होता था, कोई सती प्रथा नहीं थी। और इसी तरीके से जो है स्त्रियों को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया जाता था और जो भी अन्य जातियां थी उन्हें शिक्षा वगैरह का पूरा अधिकार दिया जाता था। अगर उस समय में कुछ स्त्री विदुषियों का नाम लूं जो प्राचीन वैदिक काल में उनका काफी नाम था,
तो जैसे घोषा, लोपा, मुद्रा, अपाला, सिकता, विश्वास, ये ऐसी स्त्रियां थी जिनका प्राचीन वैदिक काल में ये इनका काफी नाम था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का यह कहना कि हमारी प्राचीन वैदिक काल में जिस प्रकार की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक व्यवस्था थी, हम अपने सपने के भारत में उसी प्रकार की व्यवस्था का विकास करेंगे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती की इन विचारों से ये गरम दल के लोग काफी प्रभावित थे। बस मैं ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत की प्राचीन अस्मिता थी, भारत का प्राचीन जो गौरव था, उस गौरव से गरम दल के लोग काफी प्रभावित थे। तो दूसरा मैं लिख दूं क्या जाए, स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। और ऐसे ही एक महानुभाव और हैं, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, जो कि मानवता की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते थे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जो कि मानवता की सेवा को, लोगों की सेवा को अपना परम कर्तव्य मानते थे, उस सेवा को ही वह ईश्वर का नाम दिया करते थे। तो स्वाभाविक बात है कि स्वामी रामकृष्ण परमहंस से भी ये जो है गरम दल के लोग काफी प्रभावित थे। रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण परमहंस। और इसी तरीके से स्वामी विवेकानंद से भी गरम दल के लोग काफी प्रभावित थे। स्वामी विवेकानंद का यह कहना कि मुझे गर्व है कि मैं उस धर्म से हूँ जिसने दुनिया को सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया, और यह कहना कि मुझे गर्व है कि मैं उस देश से हूँ जिसने दुनिया के सभी धर्मों और देशों के सताए हुए लोगों को अपने यहाँ शरण दी। और उनका यह कहना कि पृथ्वी पर हिंदू धर्म के समान इतने उदात्त रूप में कोई भी अन्य धर्म मानव की गरिमा का प्रतिपादन नहीं करता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किस प्रकार स्वामी विवेकानंद को अपने देश, अपने धर्म से काफी लगाव था। तो उनकी इन विचारों से गरम दल के लोग काफी प्रभावित थे। तो स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि गरम दल के लोगों की दार्शनिक भूमि का निर्माण, गरम दल के लोगों के वैचारिक भूमि का निर्माण भारत के ही इन महानुभावों ने की थी, जिनका अपनी प्राचीन हिंदू संस्कृति, अपने देश, अपने कल्चर से इनका अगाध विश्वास था। उसकी वजह से ये जो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, अरविंद घोष, बिपिन चंद्र पाल, ब्रह्म बांधव उपाध्याय ऐसे लोग थे जो कि इन विचारधारा से ये काफी प्रभावित थे। तो किस प्रकार हम देखते थे कि इनके ऊपर इनकी विचारधारा का काफी प्रभाव था। और ये गरम दल के लोग, कांग्रेस में जिन नरम दल के लोग जिस तरीके से ब्रिटिश नौकरशाही से अपील करते थे, ब्रिटिश नौकरशाही से जो है वो याचना देते थे, उन्हें ज्ञापन देते थे, उनसे मिलजुल कर वे बातचीत करते थे, इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। इन्हें अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता पर इनका काफी जो है बखान होता था और वे उसी हिसाब से काम करना चाहते थे। अब प्रश्न इस संदर्भ में गरम दल के लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर विभिन्न प्रकार की टिप्पणियां भी किया जो है करते थे। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, बिपिन चंद्र पाल जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहा करते थे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत में और इसकी ब्रिटिश समिति लंदन में ये दोनों भिक्षा मांगने वाली संस्थाएं हैं। तो बिपिन चंद्र पाल कांग्रेस को और उसकी ब्रिटिश समिति को क्या कहते थे कि ये दोनों भिक्षा मांगने वाली संस्थाएं हैं, ब्रिटिश प्रशासन से, ब्रिटिश नौकरशाही से ये भिक्षा मांगते हैं। तो यहाँ आलोचना में हम क्या लिखते हैं कि बिपिन चंद्र पाल का वो जो कथन क्या था, ये भिक्षा मांगने वाली संस्था। बिपिन चंद्र पाल वो कांग्रेस को क्या कर रहे हैं कि भिक्षा मांगने वाली संस्था, भिक्षा मांगने वाली संस्था।
कि किस प्रकार से कांग्रेस भारत में ब्रिटिश नौकरशाही से जो है भिक्षा मांगती है और कांग्रेस की ब्रिटिश समिति लंदन में वहाँ की नौकरशाही से भिक्षा मांगती है। यह बिपिन चंद्र पाल का कथन था। और इसी तरीके से अश्विनी कुमार दत्त का कथन कि कांग्रेस जो है यह जो है आपका 3 दिनों का तमाशा लगाती है। कांग्रेस का अधिवेशन हम देखते हैं कि किस प्रकार प्रत्येक वर्ष दिसंबर के महीने में 2 या 3 दिन इनका जो है वार्षिक अधिवेशन होता था। तो अश्विनी कुमार दत्त उसे क्या कहते हैं, ये 3 दिनों का तमाशा है, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो अश्विनी कुमार दत्त का हम लिखे जो है, केवल अश्विनी में लिख रहा हूं, इनका क्या कहना था कि 3 दिनों का तमाशा, 3 दिनों का तमाशा। और इसी तरीके से लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहते थे कि यह शिक्षित भारतीयों का राष्ट्रीय मेला लगाते हैं, कि ये दिसंबर के महीने में जुड़ते हैं, ये एक मेला लगाते हैं, इससे इस मेले में इनकी जो भी क्रियाविधि है उससे कुछ भी जो है मिलने वाला नहीं है। तो लाला लाजपत राय क्या कहते हैं कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला है। लाला लाजपत राय ये कांग्रेस को क्या कहते हैं कि शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला, शिक्षित भारतीयों का वार्षिक राष्ट्रीय मेला। और इसी तरीके से बाल गंगाधर तिलक वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कहते हैं कि साल में 2 या 3 दिन मेढक की तरह टर्राने से कुछ भी नहीं मिलने वाला है। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि साल में जो है 2-3 दिन मिलने से और मेढक की तरह टर्राने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। तो हम यहाँ तिलक का लिखें कि वो कांग्रेस को मेढक की तरह टर्राने वाला, उसकी उपमा देते हैं तिलक। वे कांग्रेस को क्या कहते हैं कि मेढक की तरह टर्राने से कुछ नहीं हासिल, कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। बताने का मतलब सिर्फ इतना है कि ये ऐसे लोग थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में नरम दल की पूरी तरह आलोचना करते थे। उनके कार्य करने का जो भी तरीका था इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अब प्रश्न उठता ये है कि इन गरम दल के लोगों का लक्ष्य क्या था, फिर ये किस तरीके से भारत में आवश्यक प्रशासनिक एवं राजनीतिक सुधार करना चाहते थे, ये ब्रिटिश नौकरशाही से फिर किस तरीके से ये बात करना चाहते थे, इनका कार्यक्रम क्या था, ये कौन सी क्रियाविधि भारत में लाना चाहते थे जो कि इन नरम दल के लोगों से बिल्कुल अलग हो। तो इन गरम दल के लोगों का कहना था कि हम जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करना चाहते थे। इनका लक्ष्य क्या है कि जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने वाले थे। देखिए अभी तक हम देख रहे हैं किस प्रकार नरम दल व आम जनता को किसी भी आंदोलन में उसे शामिल करने में वो बिल्कुल भी हिमायती नहीं थे, लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार गरम दल आम जनता को आंदोलन में शामिल करने के लिए और उसके सहारे राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने के लिए ये ललायत थे। वे भारतीय जनता का भी उपयोग करना चाहते थे। लेकिन हम नरम दल के लोगों का देख रहे हैं कि वे केवल अपने स्तर पर ब्रिटिश नौकरशाही से किसी भी तरीके से बातचीत करवा के आवश्यक राजनीतिक एवं प्रशासनिक सुधार करने के हिमायती थे। तो इनका लक्ष्य क्या था कि जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करना। अब प्रश्न उठता है, तो पहले मैं थोड़ा सा लिख लूं कि लक्ष्य इनका क्या है, जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करना। जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता, राजनीतिक स्वाधीनता।
प्राप्त करना। प्रश्न यह है कि किस तरीके का जन आंदोलन। गरम दल के लोगों का कहना है कि जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करना उनका लक्ष्य है। तो प्रश्न यह है कि किस तरीके का जन आंदोलन और कैसा जो है राजनीतिक स्वाधीनता का फिर अर्थ क्या है इनके संदर्भ में। तो इनका ये कहना था कि हम जिस प्रकार के जन आंदोलन की आशा करते हैं उसमें यदि भारत का मुंसिफ, भारत का जो क्लर्क है और आपके जो है अर्दली, पेशकार, ड्राइवर, सफाई कर्मी, निगम कर्मचारी, चौकीदार, पुलिस कर्मी, सैनिक कर्मी, ये जो ब्रिटिश प्रशासन में जो सहायक की भूमिका निभाते हैं, ये लोग अगर ब्रिटिश प्रशासन से इस्तीफा दे देते हैं तो भारत में निश्चित रूप से ब्रिटिश प्रशासन चल ही नहीं पाएगा, वह असमर्थ हो जाएगा और उनकी मजबूरी हो जाएगी, अंग्रेजों की मजबूरी हो जाएगी कि वह भारत को छोड़ दें। क्योंकि स्वाभाविक बात है, उनके जो सहायक कर्मी है, चाहे वह मुंसिफ है, पेशकार है, अर्दली है, ड्राइवर है, खाना बनाने वाला है, चौकीदार है, पुलिस कर्मी है, सैनिक कर्मी है, गार्ड है, गार्डनर है, गेट कीपर है, ये जितने भी लोग हैं, यदि ये सभी ब्रिटिश सरकार से अपनी नौकरियों से इस्तीफा ये दे देते हैं तो ब्रिटिश शासन का भारत में चलते रहना असंभव हो जाएगा। अर्थात जो नौकरियां ये सहायक के रूप में कर रहे हैं, अगर ये इस्तीफा दे दें और दूसरी तरफ आम जनता भी ब्रिटिश अदालतों में न जाए, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं में न जाए, ब्रिटिश नौकरियों में न जाए, तो इस तरीके से इनका कहना ये था कि अगर ये आम जनता और प्लस ये छोटे छोटे जो कर्मचारी थे, अगर इस तरीके से कार्रवाई करते हैं तो अपने आप भारत में ब्रिटिश प्रशासन समाप्त हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई भी खून खराबा करने की आवश्यकता होगी नहीं, किसी को बंदूक गोली का प्रशिक्षण देने का सवाल ही नहीं उठेगा, क्योंकि इस प्रकार की कार्रवाई से कि अगर आम जनता भी ब्रिटिश अदालतों, ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों, ब्रिटिश नौकरियों में वह नहीं जाती है और ऑलरेडी जो इन संस्थाओं में काम लोग कर रहे हैं, चाहे वह मुंसिफ, पेशकार, अर्दली, ड्राइवर, चौकीदार, सिपाही, सेना कर्मी, गार्ड, गार्डनर, गेट कीपर, ये जो भी लोग हैं अगर वे भी इस्तीफा दे दें तो भारत में ब्रिटिश प्रशासन अपने आप ठप हो जाएगा। इसमें एक अच्छी बात इसमें ये देखना है कि इसमें हम ब्रिटिश प्रशासन से लड़ाई या झगड़ा नहीं कर रहे, हम केवल जो है उनसे अपना किनारा खींच ले रहे हैं। इसमें किसी भी प्रकार से उनसे हमारा कोई भी झगड़ा या कोई भी युद्ध या संघर्ष नहीं है। तो इस प्रकार की क्रिया को बिपिन चंद्र पाल ने निष्क्रिय विरोध की संज्ञा दी थी। कहने का मतलब है कि यदि हम भारतीय जनता निष्क्रिय विरोध अपना ले तो अपने आप भारत से ब्रिटिश प्रशासन समाप्त हो जाएगा, किसी भी तरीके की कोई भी गोलीबारी, कोई भी बंदूक, कोई भी बम इत्यादि की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जन आंदोलन से तात्पर्य क्या हम लगाएं कि निष्क्रिय विरोध के द्वारा जो है भारत में राजनीतिक स्वाधीनता हासिल करने का प्रयास। तो जन आंदोलन को हम क्या लिखेंगे? निष्क्रिय विरोध। निष्क्रिय विरोध, इस निष्क्रिय विरोध की, इसे इस प्रकार की क्रिया को निष्क्रिय विरोध की संज्ञा किसने दिया था? बिपिन चंद्र पाल। अब इसमें बाल गंगाधर तिलक का यह कहना था कि इस प्रकार की क्रिया से तो अपने आप ब्रिटिश प्रशासन बिल्कुल भारत में ढह जाएगा, वो खुद यहाँ से छोड़कर चले जाएंगे और अंतिम समय में अगर आवश्यक हो तो जनता जो कर भी देना बंद कर दे, तो इससे पूरी तरह ब्रिटिश प्रशासन बिल्कुल भारत में निरस्त हो जाएगा। तो बिपिन चंद्र पाल का तिलक का क्या कहना है कि अंतिम समय में लोग कर भी देना बंद कर दें। तो निष्क्रिय विरोध में हम क्या लिखते हैं? बिपिन चंद्र पाल ने इसकी जो उपमा दी थी तो यहाँ हम क्यों लिखते हैं? पाल। और बाल गंगाधर तिलक का क्या कहना था कि अंतिम समय में जनता यदि कर भी देना बंद कर दे तो इससे ब्रिटिश प्रशासन पूरी तरह निरस्त हो जाएगा। तो तिलक का हम क्या यहाँ जो कर देना बंद कर दे, कर देना बंद करना। तो इसका सुझाव किसने दिया है? आपके जो है तिलक ने।
लेकिन अगर प्रश्न उठता है कि तब पर भी ब्रिटिश नौकरशाही भारतीयों का दमन करने पर उतारू हो जाती है, तो इस संदर्भ में अरविंद घोष का कहना था, तब हम खुद शस्त्र उठा लेंगे। देखिए, पहली बात कि ये जो गरम दल है या जो राजनीतिक उग्रवादी, इसे मैं यहाँ जो है राजनीतिक उग्रवादी लिख दे रहा हूँ। राजनीतिक उग्रवादी, इनका ये कहना था कि हम जिस प्रकार का निष्क्रिय विरोध की संकल्पना हम लिए हैं, उसमें किसी भी प्रकार के खून खराबे की उसमें कोई भी आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन यदि बिल्कुल अंतिम समय में भी अगर ब्रिटिश प्रशासन भारतीयों का दमन करता है, तब हम शस्त्र उठाएंगे। ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल अंतिम समय की बात है, क्योंकि शुरुआत में ही अगर हम निष्क्रिय विरोध सही तरीके से लागू कर दें तो किसी खून खराबे की आवश्यकता है ही नहीं। ब्रिटिश प्रशासन खुद भारत को छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। तो अरविंद घोष का हमने कि शस्त्र उठाने का सुझाव कौन देता है? अरविंद घोष। शस्त्र उठाना, अरविंद घोष। तो कहने का मतलब यह है कि अगर विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष और तिलक के सुझावों को अगर सही तरीके से लागू कर दिया जाए तो ब्रिटिश प्रशासन भारत में निरस्त हो जाएगा। भारत के लोग खुद अपना स्वशासन करने लगेंगे। अब प्रश्न उठता है कि ये कैसा स्वशासन होगा? इनके सपनों का जो भारत होगा वो किस तरीके का होगा? इनका कहना था कि हम जिस नए भारत का निर्माण करेंगे वह पूरी तरह भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता, हिंदू धर्म के प्राचीन जो गुण थे उन पर आधारित होगा। और इस संदर्भ में इनका कहना था वे किसी भी पश्चिमी आचार विचार, वेशभूषा, व्यवहार, शिक्षा इत्यादि से परे होगा। किसी भी पश्चिमी निष्ठा, पश्चिमी संरक्षण, पश्चिमी वैधता, पश्चिमी प्रभुता से हम नाता तोड़ लेंगे। इनका कहने का मतलब यह है कि गरम दल के लोगों के भी जिस सपने का भारत का निर्माण करेंगे वह किसी भी पश्चिमी आचार विचार, व्यवहार, वेशभूषा, शिष्टाचार, पश्चिमी जो है शिक्षा, पश्चिमी वस्तु, पश्चिमी संरक्षण, पश्चिमी निष्ठा इत्यादि से हम प्रतिषेध करेंगे। वह पूरी तरह यह स्वराज भारतीय होगा और भारतीय अनुरूप ही यह स्वराज गठित किया जाएगा। तो ये जिस राजनीतिक स्वाधीनता की बात करते हैं वह पूरी तरह भारतीय होगा। तो जिस राजनीतिक स्वाधीनता की बात कर रहे थे यह जो है आपका पूरी तरह भारतीय राजनीतिक यह पूरी तरह भारतीय जो कि प्राचीन हिंदू संस्कृति, प्राचीन सभ्यता इत्यादि पर आधारित होगा। इन्हें अपने हिंदू धर्म, अपने इन्हें जो है प्राचीन जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति रही है उस पर इन्हें काफी जो है विश्वास था और वे किसी भी पश्चिमी संदर्भ को वे बिल्कुल उनका प्रतिषेध करते थे कि यह पूरी तरह भारतीय जो है भारतीय आधारित यह होगा। अब एक चीज थोड़ा सा हम ये समझ लें कि हम ये भी जानते हैं कि 1905-6 तक आते आते कांग्रेस का जो नरम दल था उसका भी लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना हो गया था। और दूसरी तरफ हम गरम दल के लोगों का भी देख रहे हैं कि ये भी जो है स्वराज प्राप्त करने के लिए पहले से ये लड़ाई थे। इनका भी लक्ष्य भारत के लिए स्वराज प्राप्त करना था। तो फिर प्रश्न उठता ये कि यदि नरम दल का भी स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य है और गरम दल का भी स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य है तो फिर इनमें विवाद कहाँ है? वो कौन कौन से बिंदु हैं जो इन दोनों दलों के बीच विवाद उत्पन्न करते हैं? देखिए, तो इसमें पहली बात हम ये देख लें कि जो गरम दल के लोग हैं वे जन आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वाधीनता प्राप्त करने की कोशिश में लगे थे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे वे ब्रिटिश नौकरशाही से अपील करके ब्रिटिश नौकरशाही से आवश्यक संवैधानिक सुधार करवा के भारत में जो है स्वशासन लागू करने के पक्ष में थे। तो मतभेद में हम यहाँ जो है क्या लिखे कि पहला बिंदु किस पर होगा? स्वशासन के प्राप्त करने के तरीके में कि गरम दल जो है
वह जन आंदोलन के जरिए इसे प्राप्त करना चाह रहा है, जबकि नरम दल जो है ये जनता को बिना लिए ही ब्रिटिश नौकरशाही से बात करके उनसे आवश्यक संवैधानिक सुधार करवा के जो है वह उनसे आपका स्वशासन प्राप्त करने की उम्मीद लगाए थे। तो पहला हम क्या लिखें कि स्वशासन प्राप्त करने के तरीकों को लेकर जो है मतभेद था। स्वशासन प्राप्त करने के तरीके को लेकर। दूसरा, हम गर्म दल के लोगों का देखते हैं कि ये जिस सपने के भारत का निर्माण करना चाहते हैं उसमें वे किसी भी पश्चिमी संदर्भ का जो है वो प्रतिकार करते हुए पूरी तरह भारतीय आधारित होना चाहिए। लेकिन जो आपके जो नरम दल के लोग थे वे जिस स्वराज या स्वशासन की बात करते थे उसमें वे पश्चिमी निष्ठा, पश्चिमी लोकतांत्रिक संस्थाएं, पश्चिमी अदालतें, पश्चिमी शिक्षण संस्थान इत्यादि को शामिल करना चाहते थे। तो दूसरा हम ये लिखे कि जो है स्वशासन के संदर्भ में, स्वशासन के संदर्भ में जो है इनमें आपस में मतभेद था। इनका स्वशासन पूरी तरह भारतीय होना था और उनके स्वशासन में वे पश्चिमी संदर्भों को भी भारत में लाने के उत्सुक थे। स्वशासन के संदर्भ में देखिए ये स्वशासन प्राप्त करने का तरीका था। अब जो स्वशासन हम प्राप्त करेंगे वो कैसा होगा? गर्म दल का कहना था पूरी तरह भारतीय और उनका क्या था कि वो पश्चिमी संदर्भों को लाना चाहते थे। तो स्वशासन या स्वराज के संदर्भ में वह क्या था प्राप्त करने का तरीका, और यह था कि जो मिल गया है वो कैसा होगा। और तीसरी बात देखिए ये जो पृष्ठभूमि है, ये जो समय काल है, ये 1905-1906 का समय काल है। उसमें देश में उस समय देश में स्वदेशी आंदोलन चल रहा था, बहिष्कार आंदोलन चल रहा था, बंगाल का विभाजन हो गया था। तो इस संदर्भ में गर्म दल और नरम दल के बीच स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को लेकर भी जो है इनमें जो है काफी गहरा मतभेद था। जैसे कि स्वदेशी आंदोलन एवं बहिष्कार आंदोलन को गर्म दल के लोग संपूर्ण भारत में फैलाना चाहते थे। हम देखते भी हैं किस प्रकार महाराष्ट्र के क्षेत्र में बाल गंगाधर तिलक और पंजाब और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में अजीत सिंह और लाला लाजपत राय स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। आंध्र के क्षेत्र में हरि सर्वोत्तम राव जो है स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का प्रचार करते हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी में आपके जो है चिदम्बरम पिल्लई इस आंदोलन का जो है प्रसार करते हैं, और दिल्ली के क्षेत्र में सैयद हैदर रजा, ये सभी ऐसे लोग थे जो कि स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल से निकालकर संपूर्ण भारत में इसे फैलाना चाहते थे। लेकिन जो नरम दल के लोग थे इस स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को बंगाल के क्षेत्र में ही उसे रखना चाहते थे। तो तीसरा हम क्या लिखे कि स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के संदर्भ में मतभेद। स्वदेशी व बहिष्कार के संदर्भ में मतभेद कि किस प्रकार गर्म दल के लोग संपूर्ण भारत में इसका फैलाव चाहते थे, नरम दल के लोग केवल बंगाल में ही इसको रखना चाहते थे। और इसी संदर्भ में हम देखते हैं कि अगला इनका जो मतभेद होता है बहिष्कार को लेकर होता है। गर्म दल के लोग बहिष्कार को जो है ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ ब्रिटिश शिक्षण संस्थान, ब्रिटिश अदालत, ब्रिटिश नौकरशाही संपूर्ण क्षेत्र में बहिष्कार चाहते थे। गर्म दल के लोग बहिष्कार को ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ ब्रिटिश शिक्षण संस्थानों का भी बहिष्कार करना है, ब्रिटिश अदालतों का भी बहिष्कार करना है, ब्रिटिश नौकरशाही का भी बहिष्कार करना है। जबकि जो नरम दल के लोग थे वे बहिष्कार को केवल ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे। तो इस संदर्भ में भी दोनों दलों के बीच मतभेद था। तो अगला हम क्या लिखें बहिष्कार के संदर्भ में, बहिष्कार के क्षेत्र के संदर्भ में कि बहिष्कार का दायरा
गर्म दल के लोग बढ़ाना चाहते थे, उसे अन्य क्षेत्रों में भी लागू करना चाहते थे, जबकि नरम दल के लोग बहिष्कार के दायरे को केवल जो है ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार तक ही सीमित रखना चाहते थे। और अगली बात देखिए, जो कि हम ये देखते हैं कि गर्म दल के लोगों का ये कहना था कि हम स्वदेशी आंदोलन को अपनाएंगे, भारत में चीज़ों का निर्माण करेंगे, चाहे वह स्वदेशी शिक्षा हो, चाहे वह किसी भी प्रकार का दस्तकारी उद्योग हो, कोई भी उद्योग, हम भारत में ही उन चीज़ों का विकास करेंगे, हम किसी भी पश्चिमी संदर्भों को स्वीकार नहीं करेंगे। देखिए, ये वह समय था जो कि जब कि संपूर्ण भारत में हम देखते हैं कि किस प्रकार मैनचेस्टर के सूती कपड़े संपूर्ण भारत में उसे जो है बांट दिया गया था, और इसी तरह लिवरपूल का नमक भारत में आता था, और यहाँ पर जो है विदेशी शिक्षण संस्थान खुले थे, विदेशी पश्चिमी अदालतें, किस प्रकार पश्चिमी संदर्भ जो है भारतीय क्षेत्रों में पूरी तरह हावी हो गया था। गर्म दल के लोग जनता से ये अपील करते थे कि हम ये जो भी पश्चिमी संदर्भ है, चाहे ब्रिटिश सूती कपड़ा हो, चाहे नमक हो, ब्रिटिश अदालत हो, ब्रिटिश शिक्षण संस्थान है, हम इनकी तरफ नहीं जाएंगे। हम खुद जो हमारे देसी बुनकर जो सूती कपड़ा बनाएंगे, जो देसी दस्तकार जो सूती कपड़ा बनाएंगे, हम उन कपड़ों का इस्तेमाल करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जब हमारे सामने ब्रिटिश वस्तुएं, ब्रिटिश शिक्षण संस्थान, ब्रिटिश अदालत सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन हम उसकी तरफ न जाकर हम खुद के जो हमारे देसी बुनकर हैं, वे जो सूती कपड़ा बनाएंगे, हम उसका उपयोग करेंगे। हम ब्रिटिश अदालतों की तरफ न जाकर हमारे गांव के लोग जो है जिस पंच अदालतों का निर्माण करेंगे, उसमें जो हमारे विवाद होगा, हम उसमें जाकर जो है अपने विवाद को रखेंगे, और वे जो सुनवाई करेंगे, वो जो निर्णय देंगे, हम उसे मानेंगे। और इसी तरीके से जो ब्रिटिश शिक्षण संस्थान है, हम उसमें नहीं जाएंगे, और जो हमारे राष्ट्रीय नेता चंदा इकट्ठा करके छोटे छोटे स्कूल खोले हैं, हम उन स्कूलों में जाएंगे। और स्वाभाविक बात है कि ये ऐसी चीज़ें थी कि इन सब चीज़ों को करने के लिए जनता को बहुत आत्मा की शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि सभी चीज़ें उपलब्ध थी, लेकिन उन उपलब्ध चीज़ों को दरकिनार करके, उनका प्रतिषेध करके, हमारे नेताओं के द्वारा, हमारी जनता के द्वारा जो देश में चीज़ें अपने हिसाब से जो बनाई जा रही हैं, हम उनका उपभोग करेंगे। कहने का मतलब ये था कि इस चीज़ को करने के लिए गर्म दल के द्वारा के लोग जो जनता से अपील कर रहे थे, इस चीज़ को करने के लिए बहुत आत्मा के शक्ति की आवश्यकता थी। मैं बस ये बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो नरम दल के लोग थे, वे स्वदेशी आंदोलन या बहिष्कार आंदोलन को केवल एक जो है आर्थिक संदेश के रूप में लेते थे, लेकिन जो गर्म दल के लोग थे, वे स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन को आर्थिक संदेश के साथ साथ उसका आध्यात्मिक अर्थ भी लेते थे। तो इसमें हम ये देखेंगे पांचवें में कि जो स्वदेशी और बहिष्कार को जो है नरम दल के लोग केवल आर्थिक संदेश के रूप में लेते थे, जबकि गर्म दल के लोग आर्थिक संदेश के साथ साथ इसे जो है आध्यात्मिक संदेश के रूप में भी लेते थे। और इस तरीके से उनका ये भी मानना था कि प्रत्येक भारतीय यदि इस प्रकार का प्रयत्न करेगा, अपनी आत्मा की शक्ति का परिचय देगा, तो इससे ही भारत का उद्धार हो सकता है, भारत को मुक्ति मिल सकती है, भारत से ब्रिटिश प्रशासन जा सकता है। तो हम ये देखेंगे कि स्वदेशी व बहिष्कार के अर्थ के रूप में। तो इस प्रकार हम ये देख लें कि किस प्रकार जो है गर्म दल और नरम दल के लोगों के बीच किसी भी प्रकार के जन आंदोलन चलाए जाने के संदर्भ में मतभेद था। जिस स्वराज की प्राप्ति करनी थी, उसे प्राप्त कर लेने के पश्चात उसे हम किस तरीके से बनाएंगे, उसके संदर्भ में मतभेद था। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को चलाए जाने के संदर्भ में मतभेद था। तो स्वाभाविक बात थी कि ऐसी स्थिति में दोनों दलों के बीच जो है कटुता आती है। अब प्रश्न उठता है कि इसी समय देखिए, यही ऐसा समय था कि अगला अधिवेशन, कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1906 में कलकत्ता में होने वाला था।
तो इस अधिवेशन में स्वाभाविक बात है कि इतनी सारी मतभेदें इन दोनों दलों के बीच था, तो स्वाभाविक बात है अगला जो अधिवेशन कलकत्ता में होने वाला था उसमें कटुता इन दोनों दलों के बीच आती ही। तो उसके पीछे से थोड़ा हम ये जान लें कि 1905 में बनारस में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। तो उस अधिवेशन में ही गोपाल कृष्ण गोखले यह देख लिए थे कि बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, बाल गंगाधर तिलक, ये सब ऐसे थे, अर्थात जो बाल गंगाधर तिलक थे वे बंगाल के राजनीतिक उग्रवादियों के साथ मिलकर वो एक गठबंधन बना लिए थे। ये गठबंधन वे बनारस अधिवेशन के दौरान ही बना लिए थे। और गोपाल कृष्ण गोखले जो कि नरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, महादेव, गोविंद रनाडे, दिनसा ई बाचा, ये ऐसे लोग थे जो नरम दल का प्रतिनिधित्व करते थे। उन लोगों ने ये देख लिया था कि किस प्रकार तिलक बनारस में बंगाल के राजनीतिक उग्रवादियों के साथ मिलकर वो एक गठबंधन बना लिए थे। इसका कहने का मतलब सिर्फ इतना है, अगला अधिवेशन जो कलकत्ता में 1906 में होने वाला था, उस अधिवेशन में दोनों दलों के बीच मतभेद का उभरना या मतभेद का कटु से कटुतर होना, स्पष्ट से स्पष्टतर होना, यह बिल्कुल स्वाभाविक हो गया था। तो इस संदर्भ में हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है 1906 में कलकत्ता में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। तो सबसे पहला विवाद जो है कलकत्ता अधिवेशन 1906, तो इस अधिवेशन में सबसे बड़ा विवाद यही होता है कि अध्यक्ष किसे बनाया जाए। जो बंगाल के राजनीतिक कार्यकर्ता थे, चाहे अरविंद घोष हो, चाहे बिपिन चंद्र पाल हो, ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं, अश्विनी कुमार दत्त हो, ये ऐसे लोग थे जो बाल गंगाधर तिलक को कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्ष बनाना चाहते थे। जबकि नरम दल के लोग बाल गंगाधर तिलक से बहुत चिढ़े थे। नरम दल के लोग में मैंने आपको बताया फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव, गोविंद रनाडे ऐसे लोग थे, मदन मोहन मालवीय ऐसे लोग थे जो कि बाल गंगाधर तिलक को बिल्कुल भी अध्यक्ष पद पर भी स्वीकार करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, क्योंकि हम देखते हैं किस प्रकार इनकी अपनी विचारधाराएं अलग थी। इस संदर्भ में उनका ये मानना था कि यदि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाते हैं तो पिछले 20 वर्षों से हम कांग्रेस को जिस तरीके से खींच कर लाए हैं वो उससे जो है ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का दमन कर देगी, क्योंकि इनकी जो विचारधारा थी वह ब्रिटिश नौकरशाही को बहुत नाराज कर रही थी। तो इस संदर्भ में कांग्रेस को बचाने के उद्देश्य से या उनकी जो भी अपनी एक विचारधारा के आधार पर ये तिलक का विरोध कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में और यह भी स्पष्ट हो रहा था कि तिलक जो है वह अध्यक्ष बन भी जाएंगे, क्योंकि बंगाल के क्षेत्र में या कांग्रेस में उसमें गरम दल के लोगों का बहुमत था और बंगाल के स्थानीय लोगों का, चूंकि कलकत्ता में इसका अधिवेशन हो रहा था तो बंगाल के स्थानीय लोगों का तिलक को बहुत समर्थन था। लेकिन इसी बीच नरम दल के लोग दादा भाई नौरोजी को अचानक जो है उन्हें निमंत्रण दिया जाता है और उन्हें जो है कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता उन्हें सौंप दी जाती है। चूंकि दादा भाई नौरोजी का व्यक्तित्व ऐसा था, उन्हें जो है संपूर्ण भारतीय एक समान आदर उन्हें प्रदान करते थे, इसलिए गरम दल भी वस्तु स्थिति को जाना और वो भी बहुत अधिक विरोध नहीं कर पाया। कहने का मतलब ये था कि किस प्रकार जो है तिलक को बनवाने के लिए गरम दल, अध्यक्ष पद पर तिलक को रखवाने के लिए गरम दल उत्साहित था, लेकिन नरम दल तिलक को बनवाना नहीं चाहता था। दादा भाई नौरोजी को जो है कलकत्ता कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता दी गई। इससे विवाद जो है थोड़ा सा थमता है। तो यहाँ लिखिए जो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी यह जो है कलकत्ता में कांग्रेस के जो है अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं या अध्यक्ष बनते हैं। इनके व्यक्तित्व के कारण गरम दल जो है कुछ भी नहीं बोल पाता है, तिलक अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं। उसके बावजूद चूंकि कांग्रेस में गरम दल का बहुमत था और उन्होंने इन गरम दल के लोगों ने अपनी मर्जी के अनुसार या अपने अनुसार ये 4 प्रस्ताव पारित करवाते हैं। इन प्रस्तावों पर नरम दल की जो है सहमति नहीं होती, क्योंकि गरम दल का कांग्रेस में अभी बहुमत हो चुका था, इसलिए उनकी मर्जी के हिसाब से गरम दल के हिसाब से जो है
4 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। ये प्रस्ताव हैं राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, स्वशासन और बहिष्कार। राष्ट्रीय शिक्षा, स्वशासन, स्वदेशी और बहिष्कार, ये प्रस्ताव गरम दल के अनुरूप लिखवाए जाते हैं और उसी अनुरूप उसे पारित करवा लिया जाता है। कहने का मतलब है कि अध्यक्ष पद की दावेदारी पर गरम दल भले से पीछे रह जाता हो, परंतु प्रस्ताव को पारित करवाना या प्रस्ताव जिस हिसाब से ये चाहते हैं उस संदर्भ में ये विजय प्राप्त कर लेते हैं। तो प्रस्ताव क्या पारित किया जाता है? ये प्रस्ताव आपके 4 प्रस्ताव होते हैं। क्या है? स्वदेशी, कि हमें आगे आने वाले समय में भी अपने देशी उद्योग धंधों को आगे बढ़ाना है, स्वदेशी। और जो है दूसरा है राष्ट्रीय शिक्षा, कि हमें आगे आने वाले दिनों में अपने देशी भाषा में, स्थानीय भाषा में जो है लोगों को वैज्ञानिक, साहित्यिक एवं तकनीकी शिक्षा इस प्रकार की देनी है ताकि वह लोगों को राष्ट्रीय धारा से जोड़ सके। हम इस प्रकार की लोगों को स्थानीय भाषा या देशी भाषा में साहित्यिक, वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा देंगे ताकि लोग राष्ट्रीय धारा से जुड़ सके। और तीसरा है जो है आपका बहिष्कार। बहिष्कार, देखिए गरम दल के बहिष्कार से तात्पर्य था कि वो ब्रिटिश वस्तुओं के साथ साथ हर चीज का वो बहिष्कार करना चाहते थे, लेकिन नरम दल के बहिष्कार से तात्पर्य वे केवल ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना चाहते थे। तो चूंकि यह बहिष्कार किसके अनुरूप पारित किया गया था? गरम दल के अनुसार, अर्थात ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ ब्रिटिश अदालतों का भी बहिष्कार करो, ब्रिटिश शिक्षण संस्थाओं का भी बहिष्कार करो। तो स्वाभाविक बात है बहुत अनमने तरीके से, किसी भी तरीके से नरम दल के लोग इस प्रस्ताव को पारित किए थे, चूंकि उनकी जो है मजबूरी थी। और चौथा आपका जो है स्वदेशी हो गया, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, और आपका जो है ये स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, और अगला आपका था स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार, और अगला आपका था, मैं भूल रहा हूँ भाई, बस एक सेकंड, जो है स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा, बहिष्कार। चलिए अभी ये जो है याद आ जाएगा, ठीक है ना, हम इसे रोक देते हैं। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि किस तरीके से जो है बाल गंगाधर तिलक वे अध्यक्ष नहीं बन पाए थे, लेकिन उनके सहयोग से, उनके अनुयायियों के सहयोग से वे अपने हिसाब से इन 4 प्रस्तावों को पारित करवा लेते हैं। और अगला ये याद आ गया स्वशासन, कि कांग्रेस का उद्देश्य जो है स्वशासन या स्वराज होगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है गरम दल के लोग अपने उम्मीदवार तिलक को अध्यक्ष तो नहीं बनवा पाते हैं, परंतु ये प्रस्ताव अपने हिसाब से पारित करवा लेते हैं। तो स्वाभाविक बात है कि इससे नरम दल के लोगों को काफ़ी जो है समस्या होती है, उन्हें अपना अपमान महसूस होता है। फिरोज शाह मेहता हो, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत समस्या होती है। और इसी संदर्भ में अब अगला जो है अधिवेशन जो है आपका सूरत में होता है। अगला अधिवेशन आपका जो है सूरत में होता है। तो देखिए सूरत अधिवेशन में पुनः एक बार 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है ये सूरत का है, ताप्ती नदी के किनारे। तो सूरत में जो है अगला अधिवेशन कांग्रेस का होता है। उस अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष के पद को लेकर विवाद होता है। गरम दल के लोग यह जो है तिलक को पुनः अध्यक्ष बनाने देने के लिए पुनः उन्हें जो है आगे बढ़ाते हैं। देखिए किसी किताब में बाल गंगाधर तिलक को दिया था कि 1907 में जो है कांग्रेस अध्यक्ष पद की दावेदारी तिलक को दिए जाने का प्रयास गरम दल के लोगों का रहता है। कुछ किताब में है कि लाला लाजपत राय। तो फिलहाल मैं आपको तिलक का संदर्भ ही देकर बताऊंगा।
तो बाल गंगाधर तिलक को 1907 के सूरत कांग्रेस अधिवेशन में पुनः अध्यक्ष पद के लिए उन्हें दावेदार बनाया जाता है गरम दल की तरफ से। और चूंकि अभी भी नरम दल के लोग तिलक को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे कि तिलक को जो है इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता दिया जाए या उसका अध्यक्ष बनाया जाए, तो इस संदर्भ में पुनः विवाद गहराने लगता है। और दूसरी तरफ गरम दल के लोगों को यह भी लगता है कि 1906 में कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में जिन 4 प्रस्ताव राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, स्वशासन, जिन 4 प्रस्तावों को नरम दल ने पारित किया था, उन प्रस्तावों को तिलांजलि देने की बात की गई है। अर्थात गरम दल जो है बंगाल विभाजन को रुकवाने के लिए, स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए इन जिन 4 प्रस्तावों पर वो अमली जामा चाहता था, उसे तिलांजलि देने की बात इन्हें ऐसा लग रहा था कि नरम दल के लोग इन 4 प्रस्तावों को जो है टोकरी में डाल देंगे, उससे आगे ये नहीं बढ़ाएंगे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरत में जो है 2 मुद्दों पर विवाद होना शुरू होता है, एक अध्यक्ष पद की दावेदारी को लेकर और एक इन प्रस्तावों को लेकर। तो हम देखते हैं कि तिलक पुनः जो है अध्यक्ष पद उन्हें नहीं मिलता है। रास बिहारी घोष को जो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में इन्हें जो है अध्यक्षता रास बिहारी घोष को बना दी जाती है। और आपके अर्थात नरम दल के लोग रास बिहारी घोष को कांग्रेस की अध्यक्षता सौंप देते हैं और तिलक पुनः नहीं बन पाते हैं। और दूसरी तरफ गरम दल के लोगों का यह विचार भी था कि जो पिछले वर्ष जो ये 4 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, उन प्रस्तावों को भी आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। इस संदर्भ में दोनों दलों के बीच काफ़ी जो है मतभेद उभर कर सामने आते हैं और ये दोनों एक दूसरे से लड़ाई भी लड़ लेते हैं। कुर्सियां फेंकी जाती हैं, डंडे भाजे जाते हैं, जूते चप्पल चलाए जाते हैं, काफ़ी लोग वहाँ पर घायल होते हैं। बाल गंगाधर तिलक जब आपके रास बिहारी घोष अपनी अध्यक्षता का भाषण मंच पर देने आते हैं, तो बाल गंगाधर तिलक भी उसी समय जो मंच पर चढ़ जाते हैं और रास बिहारी घोष से कहते हैं कि वो जनता की तरफ से वो कुछ जनता से बात करना चाहते हैं। रास बिहारी घोष उन्हें इसकी अनुमति नहीं देते हैं। बाल गंगाधर तिलक उसी मंच पर खड़े हाथ बांधे खड़े रहते हैं तब तक कि जब तक कि उन्हें जबरदस्ती हटाया नहीं जाता है। इस प्रकार काफ़ी विवाद हो जाता है और एक दूसरे को सब डंडे मारते हैं, कुर्सियां फेंकते हैं। अंततः पुलिस आती है और सभा भवन को खाली करा लेती है। तो कहने का मतलब है कि 1907 में सूरत में दिसंबर के महीने में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ होता है अध्यक्ष के पद को लेकर और इन प्रस्तावों को लेकर, और बाकी मतभेद तो बहुत पहले से ही चल रहा था, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। और अंततः हम देखते हैं अप्रैल 1908 में इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक होती है और उस बैठक में गरम दल के लोगों को अगले 7 वर्षों तक के लिए कांग्रेस से निकाल दिया जाता है। तो यहाँ हम क्या लिखे जो है रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बनते हैं, रास बिहारी घोष। एक चीज थोड़ा सा मैं और आपको बता दूं कि एक आते हैं रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस कौन थे? जो कि 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में उन्होंने बम मारा था। रास बिहारी बोस वही थे जो कि कालांतर में गदर आंदोलन का नेतृत्व भी कुछ समय के लिए संभालते हैं और उसके बाद फिर ये जापान चले जाते हैं। लेकिन वो रास बिहारी बोस थे, ये रास बिहारी घोष हैं, घोष। तो हम देखते हैं किस प्रकार रास बिहारी घोष सूरत में कांग्रेस के अधिवेशन की जो है अध्यक्षता करते हैं और तिलक को पुनः फिर नहीं बनाया जाता है और उन 4 प्रस्तावों के संदर्भ में भी लोगों में जो है मतभेद हो जाता है और अंततः यहाँ पर काफ़ी जो है लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और अंततः अप्रैल 1908 इलाहाबाद में कांग्रेस की बैठक होती है। गरम दल के लोगों को 7 वर्ष के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाता है। लोगों पर 7 वर्ष के लिए प्रतिबंध जो है कर दिया जाता है।
तो फिर इस प्रकार जैसे ही गर्म दल के लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाता है, इस प्रकार ब्रिटिश नीति, ब्रिटिश जो है शासन, वो जो है गर्म दल के लोगों पर चाबुक चलाना शुरू कर देते हैं। चूँकि इस समय जो है भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत भी हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में इन गर्म दल के लोगों पर विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाकर इन पर दमनात्मक कार्रवाई करना शुरू कर दिया जाता है। हम तिलक को देखते हैं कि इन्हें 6 वर्ष की सजा दी जाती है और इन्हें बर्मा के मांडली जेल में रख दिया जाता है। और इसी तरीके से जो है अरविंद घोष और बिपिन चंद्रपाल कालांतर में संपूर्ण इस राजनीतिक क्रियाविधियों से वे त्याग पत्र देते हैं और संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। अश्विनी कुमार दत्त, लाला लाजपत राय, इन लोगों को जो निर्वासित कर दिया जाता है। एक तरीके से पूरा ब्रिटिश शासन जो है इन लोगों पर दमनात्मक कार्रवाई करके गर्म दल को बिल्कुल नष्ट नाबूद कर देती है। अब प्रश्न उठता है कि हम देखते हैं किस प्रकार इन गर्म दल और नरम दल के बीच बहुत पहले से ही जो है मतभेद उभर कर सामने आना शुरू हो जाते हैं विभिन्न मुद्दों पर। और 1907 तक आते आते जो है यह जो है फूट का कांग्रेस में फूट पड़ जाता है। प्रश्न उठता है कि इस संदर्भ में ब्रिटिश नीति उन्होंने कितनी भूमिका निभाई थी। तो इसमें हम केवल एक चीज जान लें कि जब जॉन मार्ले आपका ये जो है भारत का सचिव बनता है, तो उसकी नीति ही होती है दमन और समझौता करने की नीति। अर्थात वह जो है कांग्रेस के नरम दल के लोगों को संवैधानिक सुधारों का लालच देकर उन्हें अपनी तरफ जो है मिलाता है और इस प्रकार वह गर्म दल को अकेला कर उन पर दमनात्मक कार्रवाई कर देता है। इस कार्रवाई से उसे नरम दल द्वारा आलोचना का भय नहीं होता है, क्योंकि वह नरम दल को अपनी तरफ मिला लिया है संवैधानिक सुधारों का लालच देकर। तो सरकारी नीति में हम केवल इतना लिखते हैं कि मार्ले की दमनात्मक और समझौता करने की नीति, मार्ले की दमन व समझौता, कि किस प्रकार से वह नरम दल के लोगों को संवैधानिक सुधारों का लालच देता है। 1906 से ही नरम दल के लोगों को संवैधानिक सुधारों का लालच देकर इनसे वह बातचीत करना शुरू कर देता है। इस संदर्भ में स्वाभाविक बात है कि गर्म दल और नरम दल के बीच बहुत ज़्यादा मतभेद उभर जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि नरम दल ब्रिटिश शासन से बातचीत कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनमें मतभेद उभर जाता है और गर्म दल पर कार्रवाई कर दी जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार जो है वह कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी, और वह जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को आगे ले जाने में एक विशिष्ट वाहक वह बन चुकी थी। और 1907 तक आते आते इनमें विभाजन हो जाता है। प्रश्न उठता है इनके विभाजन से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा, या उस समय की जो राजनीतिक चेतना थी उसे जो है उस पर कितना प्रभाव पड़ा। तो हम इसे प्रभाव के संदर्भ में हम इसे ऐसे देखेंगे कि यदि कांग्रेस में गर्म दल था, तो इससे जो नरम दल थी वह ब्रिटिश शासन से मोल भाव कर सकती थी, क्योंकि ब्रिटिश शासन को भी लगता था कि कांग्रेस में गर्म दल और नरम दल एक हैं, और इस संदर्भ में अगर वे कांग्रेस की बातों को नहीं मानेंगे तो गर्म दल अपने जन आंदोलन के जरिए चीज़ों को आगे बढ़ाना शुरू कर देंगे। तो इस संदर्भ में नरम दल ब्रिटिश शासन से मोल भाव कर सकती थी। और दूसरी तरफ यदि कांग्रेस में नरम दल थी तो गर्म दल के लिए फायदा यह था कि गर्म दल पर दमनात्मक कार्रवाई होने से बच जाती थी, क्योंकि उन्हें नरम दल जो है फिर ब्रिटिश शासन की आलोचना करने लगता। तो इस संदर्भ में इन दोनों को एक दूसरे से फायदा था, परंतु ये दोनों जैसे ही अलग होते हैं, ब्रिटिश शासन गर्म दल का दमन कर देता है और नरम दल को संवैधानिक सुधारों का जो लालच देता है वह भी इतने कम इन्हें दिए जाते हैं जो कि इनकी इच्छा के अनुरूप नहीं होते हैं। तो इसमें हम प्रभाव में हम ये लिखें कि जो है दोनों दलों, गर्म दल और दोनों दलों का एक साथ रहना जरूरी था। दोनों दलों का एक साथ रहना जरूरी था।
दूसरी बात, देखिए ये माहौल कौन था? ये माहौल था बंगाल विभाजन का, स्वदेशी आंदोलन को आगे बढ़ाने का, बहिष्कार को प्रभावी करने का। ये माहौल उस समय का था। और ऐसे समय में जब कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो जाता है, अर्थात स्वदेशी की चीज़ें बिल्कुल धरी की धरी रह जाती हैं, बहिष्कार की चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं, बंगाल विभाजन तक को भी रद्द नहीं करवाया जा सकता था। तो ऐसे संदर्भ में जो भारत का युवा वर्ग था वो बहुत हतोत्साहित हो जाता है। तो इसी समय हम देखते हैं किस प्रकार क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत होती है। तो दूसरा हम केवल इतना लिखें, हतोत्साहन। हतोत्साहन। चलिए आज का फिलहाल जो है टॉपिक इतना ही है। थोड़ा सा मैं यहाँ 1 सेकंड के लिए भूल गया था कुछ, बाकी प्रयास पूरा रहेगा कि मेहनत और भी किया जाए। चलिए आज का अपना ये टॉपिक हो गया। धन्यवाद।